हम लोग यूरिनरी ब्लैडर स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले जो ब्लैडर है वो आपको पता है कि जब एम्प्टी होता है ना, तो ये पेल्विस में पड़ा होता है, सारा पेल्विक प्रेशर है। लेकिन जब ये डिस्टेंड करता है, ज़्यादा फिल होता है, तब ये एब्डोमेन के अंदर भी आ जाता है। आप इसको पैल्पेट कर सकते हो। फिर जो एम्प्टी ब्लैडर है ना, उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। उसमें यार वो मैं बताते हैं कि जो ब्लैडर है ना, वो है एक इन्वर्टेड, आप कहो कि पायरामिड शेप का, इन्वर्टेड पायरामिड शेप का। अब अगर मैं इस चीज़ को ड्रा कर पाऊँ तो ये जो सर ये अपने सरफेस समझने, ये बैक सरफेस है जिसको मैंने डॉटेड लाइन में शो किया ना, ये बैक सरफेस है। ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है, अगर आपको कुछ आइडिया हो रहा हो तो। अब इनके अगर नाम हम लोग दें इन सरफेसेस के, तो ये जो आप देखिए, ये जो ये सरफेस है ऊपर वाली, इसे कहेंगे सुपीरियर सरफेस इसकी। ऐसे ही है, ये सुपीरियर सरफेस आ जाएगी। बल्कि पहले पिरामिड की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखो ये जो है, ये अपेक्स है पिरामिड का, ये अपेक्स है। नीचे प्रोस्टेट कहाँ पर है? प्रोस्टेट यहाँ पर है। यूरिथ्रा कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ सामने प्यूबिस पड़ी है, प्यूबिक बोन पड़ी है। तो आपको आइडिया हो रहा है, पीछे आपके ये रेक्टम पड़ी है, मतलब कि यहाँ ये रेक्टम पड़ी है। तो अब आपको पोजीशन का आइडिया हो रहा है कि हम किस तरह देख रहे हैं इसको। आगे प्यूबिस पड़ी है, तो आप देखें ये एरिया अपेक्स है, ठीक है। और बैक पे बेस है, यहाँ पे बेस है, जो कि सरफेस हम अभी क्लियरली नहीं देख पा रहे। तो बैक पे बेस है इसकी, सही है। अच्छा, ये जो है ना, इसको नेक कहते हैं, इसे कहते हैं नेक। अब सरफेसेस देख लेते हैं। सरफेसेस में हमने पहली ये वाली मैंने बताई आपको, सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। और जो ये सरफेस है इस साइड पे भी होगी, और डेफिनेटली उस साइड पे भी होगी। तो इसे कहते हैं इंफीरियर लैटरल सरफेस। क्या कहते हैं? इंफीरियर लैटरल सरफेस। और एक सरफेस है जो कि हमें अब हम इस तस्वीर में नहीं देख पा रहे, इतनी विजिबल नहीं है, तो वो ये वाली सरफेस है ना, जो इस इधर पीछे वाली बैक, ये वाली इस साइड से आप देखोगे, ये बेस है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बेस ये होगी, अपेक्स ये होगा। अगर आप इसको एज अ टेंट भी सोचो ना, एक पिरामिड देखो, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, सही है। और लेट्स सपोज हम इसको अगर फ्रंट से मैं ड्रा करूँ ना, फ्रंट से, तो उसको समझाने के लिए तो आपको फ्रंट से कुछ ये ऐसे नज़र आएगी चीज़, ठीक है। फ्रंट से ये ऊपर सुपीरियर सरफेस है, मतलब यूँ कह लो कि अपेक्स इस तरफ को ऐसे आ रही है, ये अपेक्स आ रही है। आई समझ? ये हमारे पास ये यहाँ क्या है? अपेक्स। बेस हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे, बेस बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। और हम लोग कहाँ से, हम लोग प्यूबिस बोन को प्यूबिक सिम्फिसिस के अंदर से देख रहे हैं, सही है। और ये ऊपर सुपीरियर सरफेस आ रही है, ये वाली सारी, ये सुपीरियर सरफेस हो जाएगी। और ये दोनों तरफ आप कह लो, इस तरफ भी ये इन्फीरियर लैटरल सरफेस और इन्फीरियर लैटरल सरफेस है। ये एरिया कौन सा है? नेक, जहाँ पे क्या था? प्रोस्टेट होगा, यूरिथ्रा होगा। फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होगा, सही है। ये हमारे पास अपेक्स है, जो कि हमारी तरफ प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ या सामने की तरफ जो है, बेस बैक साइड पे है। ईजी हो गया यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं आपको ब्लैडर को खोलूँ, ओपन करूँ, तो आप देखोगे, लेट्स सपोज ये ब्लैडर था, और इसको फिलहाल ये आपको डिस्टेंडेड है या फिर जो भी सीन है, ये थोड़ा सा इसमें हमने ना ये एक ट्राइंगुलर सा एरिया नज़र आ रहा है। ये वो एरिया है जहाँ पे इसको ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन कौन सा एरिया होता है? बल्कि पहले हम लोग उसी तस्वीर पे चलते हैं वापस। आप यहाँ देखो, जो ये शेप है ना, इधर हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से यूरिथ्रा निकल रहा है, ये तो मैंने देख लिया। जो यूरिटर है ना, वो यहाँ से, यहाँ एक यूरिटर इधर से और एक यूरिटर इधर से। मगर मतलब अगर बात की जाए ना, तो जो बेस थी, जो कि सरफेस हम नहीं देख पा रहे, बेस थी, बेस की जो ऊपर वाली जो दो साइड्स है ना, वहाँ पे यूरिटर्स एंटर कर रहे हैं, और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे यूरिथ्रा वहाँ से निकल रहा है। और अगर हम लोग, मैंने ब्लैडर बनाया था, ब्लैडर को खोला, हम लोग ब्लैडर के सामने वाली सरफेस निकाल दी है, और हम ब्लैडर की बैक वाल देख रहे हैं जहाँ बेस पड़ी होती है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इनको कहेंगे यूरिटरिक ओरिफिसिस। और नीचे आप कह लो कि यूरिथ्रा की ओपनिंग है। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको ट्राइगोन कहते हैं। बाकी जो ब्लड देखोगे ना, वहाँ पे आपको ऐसे ना म्यूकोजा थोड़ी सी रूगी टाइप होंगी उधर, लेकिन यहाँ फ्लैट होती है म्यूकोजा। तो इसको ट्राइगोन कहते हैं। और ये ट्राइगोन ही है जो ट्राइगोन वाली वाल है, जिसके ऊपर ट्राइगोन पड़ी है, वो जो वाल है वो बेस है। आई होप ये कुछ आइडिया हो जाएगा इस तरह। सही है, तो ये बेस थी हमारी। अब ये बातें डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं अपनी एनाटमी की तरफ। बड़ा इजी सीन हो गया आपने। अच्छा,
एक और बात ऐड कर लेते हैं। देखो भाईजान, जो अपेक्स होती है ना, अपेक्स से ना, ये जो अपेक्स थी हमारी, अपेक्स में से एक लिगामेंट निकल के जा रहा होता है, उसे कहते हैं यूरेकस। पहले यूरेकस होता है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली। हाँ, यूरेकस एक ब्लाइंड पाउच होता है, इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते हम लोग, लेकिन एक ब्लाइंड पाउच होता है जो कि ब्लैडर की आप कह लो अपेक्स से निकल रहा होता है, सही है, ब्लाइंड पाउच होता है। लेकिन बाद में क्या सीन है कि ये एक लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। क्या नाम है? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। देखें आप, जब हम लोग, अगर हम लोगों ने कभी डिस्कस की ना, या आप लोगों को अगर आइडिया हुआ, तो हमारे पास जो, बल्कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक बंदा है और इसकी ना पेट, हम लोग पेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर पेट के अंदर बैठे हुए हैं तो इस टाइम हम लोग पेट की कौन सी, और हम लोग सामने की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप समझो बात को, तो ये इंटीरियर वाल है पेट की, और हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो हम पेट का इंटीरियर देख रहे हैं ना, इंटीरियर वाल को पीछे से देख रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे, आपको इस तरह ना कुछ इस तरह करके अम्ब्राइकस की तरफ, क्या लो, लिगामेंट जाते हुए नजर आएंगे। तो उन्हें हम नाम देते हैं मीडियन, या यहाँ लेट्स सपोज अम्ब्लाइकस पड़ी है, जो कि ठीक है। तो इसे कहते हैं मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट, इनको कहते हैं मीडियल अम्ब्लाइकल लिगामेंट, इनको कहते हैं लैटरल अम्ब्लाइकल लिगामेंट्स। अब इनमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से रन करते हैं हमारा कंसर्न नहीं है, बेसिक कंसर्न ये है, जो मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट है ना, ये ब्लैडर के एपेक्स से निकल के जा रहा होता है टू द अम्ब्लाइकस, ठीक है। इसको कहते हैं मीडियन, मीडियन। और ये है मीडियल, ये है लैटरल, सही है। अच्छा, तो वो वही उसने बताया कि अपेक्स। अब अगर आप, मेरे ख्याल है, मैं आपको इसको डिस्कस नहीं करता, मैंने सारे बड़े अच्छे से समझा दिए। अगर आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना, तो मैंने बिल्कुल आपको कि यार ये चीज़ तो हमें आती है। फिर हम चलते हैं नेक ऑफ ब्लैडर की तरफ। नेक ऑफ ब्लैडर ये वाला एरिया है। अब इसमें क्या सीन है कि इसमें यूरिक, ये मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ पे इंफीरियर लेटरल सरफेसेस और बेस इंटरसेक्ट करती है। हमने जो तस्वीर में आई थी, बेस पीछे से आई और इंफीरियर लेटरल सरफेसेस साइड से आई, तो सही है ना। तो वो चीज़ बन जाती है यहाँ। और जो नेक है वो मोस्ट फिक्स पार्ट है, ये एंकर होता है। दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स होते हैं, जो कि जो आपके पास हमारे पास इसको है ना, नेक को प्यूबिक सिम्फसिस के साथ अटैच करे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि वुमेन में उनको हम कहते हैं प्यूबो वजाइकल लिगामेंट्स, ठीक है। प्यूबिस से स्टार्ट हो रहे हैं, ब्लैडर तक जा रहे हैं, तो प्यूबो वजाइकल लिगामेंट्स। और ये कुछ ना कुछ ब्लैडर की सपोर्ट में इनका रोल होता है। जबकि जो मैन है ना, मैन में इनको कहते हैं प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स, क्योंकि ये प्यूबिस से स्टार्ट होते हैं और जाके जो प्रोस्टेट है ना हमारा, नेक के गिर्द प्रोस्टेट पड़ा होता है, तो उसके जो फाइब्रस कैप्सूल है उसके साथ जाके ब्लेंड कर जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे चिल्ड्रन जो होते हैं, उनमें ना ब्लैडर ऑलमोस्ट एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, पेल्विस में नहीं होता। लेकिन बाद में जब वो ग्रो करते हैं तो उसके बाद उनका जो पेल्विस, जो ब्लैडर है, वो अपनी एक्चुअल अडल्ट पोजीशन में चला जाता है। यूरिनरी रिटेंशन, यार ये यूरिनरी रिटेंशन क्या है कि एक बंदे को यूरिन पास नहीं हो रहा है, एक बंदे को पेशाब नहीं आ रहा, सही है, इसे कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। अगर कोई बंदा कहे मुझे पेशाब नहीं आ रहा, आपने एक बड़ा अहम काम जरूर करना है, वो है एन यूरिया को रूल आउट कर लेना है। एन यूरिया ये है कि जो गुर्दे हैं ना, वो पेशाब बना नहीं रहे, सही है। तो जिस तरह कि सपोज एक बंदा है, उसको एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि गुर्दे पेशाब नहीं बना रहे होंगे, उसकी उस बंदे की तो कंप्लेन यही है ना कि मुझे यूरिन नहीं आ रहा। तो आपने उसको उसको एग्जामिन करो, आप उसका ब्लैडर पल्पेट करो। अगर ब्लैडर पल्पेट हो रहा है तो इसका मतलब है यूरिनरी रिटेंशन है। अगर नहीं हो रहा है, या फिर अल्ट्रासाउंड पे ब्लैडर एम्प्टी आ रहा है, कम आ रहा है, उसमें फ्लूइड आ रहा है, तो इसका मतलब है मे बी इस बंदे को एक्यूट रीनल फेलियर चल रहा है, एन्यूरिया इस बंदे को। अच्छा, टाइप्स की बात करें तो दो है, एक्यूट और क्रोनिक। सिंपल सी बात है, एक्यूट क्या है, जो सडनली हो जाता है, उसको यूरिन ब्लॉक हो जाएगा। और क्रोनिक क्या है कि उसको मतलब थोड़े से अरसे से चल रहा है, सही है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक्यूट रिटेंशन क्या है, ये पेनफुल होगी। अक्सर हमारे पास यूरोलॉजी में जो इमरजेंसी आ रही होती है ना, मोस्टली यही आ रही होती है, रिटेंशन हो रही होती है, यूरिन रिटेंशन। अब उसमें कई रीजंस हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं हम लोग देख लेते हैं। मेल की बात करें तो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब नेक की ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसका क्या काज हो सकता है? काज ये हो सकता है कि लेट्स सपोज उस बंदे को स्टोन था, कोई यूरिटर में स्टोन था, अब वो आज वो नीचे आया और आके वो फंस गया इधर, ये हो सकता है। या फिर लेट्स सपोज उसको कोई
और चीज़ कोई पस वगैरह कोई ऐसी चीज़ थी, कोई स्लफ कुछ भी था जो कि फँस गया, तो उसकी वजह से ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सही है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, उसको आज उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी, ठीक है, चोट लगी और स्ट्रक्चर बन गया, तो उसमें भी हो सकता है। इसी तरह सीए प्रोस्टेट, एक बंदा है उसको प्रोस्टेट का कैंसर चल रहा है और वो पहले उस वो साइडों पे ग्रो करता है और उसने अब इतना ग्रो कर दिया कि उसने इन्वेड कर लिया, उसको रिस्ट्रिक्शन होगी। फिमोसिस, फिमोसिस क्या होता है कि जो आपका प्री प्यूस होता है ना, मतलब अगर हम बात करें तो ये अपने पास, देखिए इसको अगर हम डिस्कस करें तो लेट्स सपोज ये पेनिस है और ये हमारे पास ग्लांस है, ठीक है। और वो होता क्या है कि इसके ऊपर प्रीप्यूस होता है ना, प्रीप्यूस जो स्किन होती है ग्लांस के ऊपर वाली, तो अब वो जो स्किन है, अगर किसी, अगर वो स्किन क्या है वो रिट्रैक्ट ना हो पा रही हो, सही है, और वो वहाँ से चिपक जाए, फिर वो टाइट हो जाए, तो उसे फिमोसिस कहते हैं, जब आप स्किन को रिट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, एक्यूट केस होगा। फीमेल में क्या हो सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स है, सिस्टोसील है। यूट्राइन, ये गायनी के केसेस हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स आपको पता है कि जिनकी पेल्विक वॉल वीक हो, मतलब मल्टीपल डिलीवरीज हुई हो, मल्टीपैरिटी हो, तो उसमें वो यूटेरस जो है ना वो प्रोलैप्स करके बाहर को आ जाती है। वो प्रोलैप्स करके बाहर को आती है ना वजाइना में से, तो वो फिर एक कंप्रेशन अप्लाई करती है उस पे, यूरिथ्रा पे क्या है, तो वो फिर मतलब यूरिनेशन नहीं कर पा रहा होता। इसी तरह सिस्टोसील भी अगर ब्लैडर प्रोलैप्स करके वजाइना से बाहर आ रहा होता है, तो उसमें भी एनाटॉमी खराब हो जाती है। ब्लैडर नेक स्टेनोसिस हो सकती है। बोथ में, दोनों में क्या केस, दोनों में क्या हो सकता है, हिमाचूरिया, देखो वही कई ब्लीडिंग हो रही थी, क्लोट आके फंस गया, या फिर स्टोन आके फंस गया, या यूरिथ्रा को की इंजरी होगी। न्यूरोजेनिक ये है कि उनको किसी और किस्म की इंजरी हुई, लाइक सपोज स्पाइनल इंजरी हुई, और स्पाइनल इंजरी की वजह से, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, तो स्पाइनल इंजरी की वजह से क्या हुआ कि लेट्स सपोज उसका जो ब्लैडर की जो नर्व थी ना जो कि कंट्रैक्ट करवाती थी, अब वो नहीं काम कर रही, वो कंट्रैक्ट नहीं करवा कर पा रही, डिटोजल मसल की सप्लाई कट गई है, तो नहीं वो यूरिनेट कर पाएगा। फीकल इन्फेक्शन है। फीकल इन्फेक्शन कहाँ, फीकस कहाँ से आ गया, लेट्स सपोज इस बंदे को रेक्टो वेजाइकल फिस्टूला था, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रेक्टम वेजाइकल का फिस्टूला था और वहां से निकल के, रेक्टम से निकल के यहाँ फीकल मैटर आया और उसने आगे रोक दिया। और बाकी पेरिनियल सर्जरी हुई थी, उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद अब नीचे वाला हिस्सा आपका सुन्न हो जाता है, धड़ काम नहीं करता नीचे वाला, तो उसमें भी डिटोजल मसल अगर सुन्न हो गया, काम नहीं करा, तो ऐसा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सिंपल से फीचर्स होंगे भाईजान, उसको कुछ अरसे से, कुछ घंटे से, सुबह से दोपहर से उसको यूरिन नहीं आ रहा होगा, पेनफुल होगी उसको, अर्जेंसी होगी, मतलब उसको यूरिन करना चाह रहा होगा लेकिन उसको आ नहीं रहा होगा, ठीक है। आप ब्लैडर को देखोगे पैल्पेबल होगा और डल परकशन भी होगी उसके ऊपर। मैनेजमेंट क्या है भाई, सीधी सी मैनेजमेंट है, आपने यूरिन पास कराना है, कैसे करा सकते हो, पहला तरीका क्या है, फोली पास करो। फोली कैसे, फोली पास करने का ये है कि उसको ना वो भी जेंटल जेंटल तरीके से कोई स्किलफुल बंदा करे, ठीक है। उसमें ये है कि आपको अच्छे से उसे लुब्रिकेट करो, ज़ैलोकिन वगैरह जो भी डालनी है, फिर उसको आराम से फोली पास करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वो चीज़ वगैरह साइड पे जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाती है और फोली पास हो जाती है। फोली पास होगी, यूरिन आ गया, इमरजेंसी खत्म, सही है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपने फोली पास की कोशिश की, एक्सपर्ट आपने अपने सीनियर को भी कहा, उन्होंने भी की, नहीं हो रही पास, ऐसे में फिर आप जा सकते हो सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। और इस सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, इसमें आप ना, आप देखोगे ये एक बंदा है, ये लेटा हुआ है, इसकी प्यूबिस है, और प्यूबिस के ऊपर से आप सुराख करके डायरेक्ट ब्लैडर में एक रास्ता बना देते हो। तो इसमें टेक्निक ये होती है कि पहले आप इस हिस्से को इंजेक्शन लगा के, लिडोकेन वगैरह इसको सुन करते हो, इस एरिया को दो दो उंगली, टू विथ ब्रेथ ऊपर। अच्छा, पहले इससे पहले आपने और चीज़ें भी देखनी होती हैं। पहले क्या चीज़ें देखनी होती हैं, आपने उसको ना अल्ट्रासाउंड कराने भेजना होता है कि भाई अल्ट्रासाउंड करा के आओ। अल्ट्रासाउंड करा के आएगा तो उसे क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ब्लैडर ही है, ये जो मास हम फील कर रहे हैं ना, ये ब्लैडर ही है। वैसे तो एग्जामिनेशन भी है कि डल परकशन नोट वगैरह सारा वो भी करना होता है, लेकिन कंफर्म कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाईजान ये ब्लैडर ही है। एक और तरीका ये होता है कि आप इधर नीडल पास करके ना थोड़ा सा बस करते हो, करते हो उसमें एस्पायर करते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी नीडल में यूरिन आ जाते हैं, पानी आ जाता है, तो आप कहते हो कि ठीक है ये ब्लैडर ही है, मतलब अपने कंफर्म करना है, ये ना हो कि वो कोई और गट शट हो, उसकी डिस्टेंशन हो, आप उसे पंक्चर कर दो ना, तो इसलिए ये आपने देख लिया। सेकेंडली फिर आप ये कर सकते होते हो कि आपने ना इवैक्यूएट नहीं कराना ब्लैडर को, ऐसा नहीं कि आपने सुई डाल के उसको सारा खाली कर दिया, आपको डिस्टेंडेड ही चाहिए। देखो इवैक्यूएट हो जाएगा ना तो वो कहाँ चला जाएगा, प्यूबिस में, फिर आप करोगे ना तो आप गट को पंक्चर कर दोगे। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो ब्लैडर है ना वो डिस्टेंडेड हो, अगर अभी नहीं हुआ ना तो उसको भाई इंतज़ार करो, जब डिस्टेंडेड होगा तब करेंगे सुप्राप्यूबिक, या फिर उसको फिर
किसी और तरीके से करो, लाइक गाइडेड अल्ट्रासाउंड गाइडेड करो या जो भी करो, क्योंकि पंक्चर कर दी तो ज़्यादा मसला है, गट पंक्चर कर दी अगर आपने। अच्छा, फिर इसमें आपने लेट्स सपोज आपने वो सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, आपने करने लगे हो, तो 2 फिंगर ब्रेथ ऊपर ना प्यूबिक सिम्फिसिस से आपने ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे कहते हैं सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी, जो भी सेट है उसमें आपने ये एक चीज़ होती है, इसमें ट्रोकार होता है दरमियान में और साइडों पे ये इस तरह 2 फ्लैप्स होते हैं जो कि अलग हो सकते हैं। पहले आपने इनको पास करना होता है, तो ये पास कर लेते हो, ब्लैडर में चला जाता है, फिर आप ट्रोकार को निकाल लेते हो, सही है। ट्रोकार निकाल के इसको निकाल के दरमियान वाले को फोली डाल देते हो, फोली डाल के फोली को इन्फ्लेट कर देते हो। अब लेट्स सपोज ये ट्रोकार समझो भूल गए हो, निकल गया और अब इसके अंदर आ गया फोली और ये हमने इन्फ्लेट भी कर दी है, ठीक है, ये फोली आ गई है। अब जब फोली डल जाती है ना, तो जो साइडों वाली चीज़ें ना, अब देखो ये दरमियान से कटी हुई है, ये अलग हो जाती है, जिस तरह केले का छिलका नहीं होता था उस तरह कह लो। ये तो ऐसे स्टील की है गालमन, लेकिन प्लास्टिक की भी होती है तो वो वन टाइम यूज़ के लिए होती है, उसमें आप उसको अलग करते हो तो वो फिर निकल आती है बाहर। इस तरह सिर्फ आपकी फोली अंदर रह जाती है। तो ये टेक्निक होती है सिंपल सी, इससे आपका यूरिन पास हो जाता है, तो इसे कहते हैं सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। अब दूसरा केस आता है क्रोनिक रिटेंशन। क्रोनिक रिटेंशन ये है कि वो बंदे को ना बड़े अरसे से रिटेंशन चल रही है, थोड़ा थोड़ा पेशाब उसको आ जाता है, लेकिन लेकिन ब्लैडर में सही से इवैक्यूएट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें क्या क्या रीजन, एक तो पेनलेस होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जब रिटेंशन होनी शुरू हुई होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करता जाता है ब्लैडर। तो उसमें ये है कि अच्छा जी, अब जब ये ब्लैडर फुल होगा, ब्लैडर से बैक प्रेशर होगा, फिर हाइड्रोयूरेटर हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपने करना तो यही है, जब आपके पास पेशेंट आया, आपने डायग्नोज किया, आपने उसको मैनेज किया, कैथेटराइजेशन कर दी, लेकिन इसको ना इस पेशेंट को आप घर भेज सकते हो जो एक्यूट रिटेंशन वाला है, अकॉर्डिंग द डिपेंडिंग अपॉन द काज। फुली पास कर दी, अभी आप एडमिट नहीं करना चाह रहे, फिर जो भी सीन है आप उसको भेज सकते हो कि ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये जो बंदा है ना क्रोनिक रिटेंशन वाला, इसको आपको रखना पड़ेगा, वार्ड में एडमिट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 रात। पता है क्यों? जब आप वो रिटेंशन रिजोल्व करते हो ना, तो तो उसे कहते हैं, एक बहुत ज़्यादा उसको ना यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, उसे कहते हैं पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस, और इवन के ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। मतलब बात को समझो, एक यूँ समझ लो कि एक रास्ता, एक ट्रैफिक है जो कि ब्लॉक हुई है काफ़ी अरसे से, सही है। अब वो ब्लॉक हुई है काफ़ी अरसे से, पीछे बैक प्रेशर भी डेवलप होगा, और बैक प्रेशर डेवलप होगा तो जो किडनीज है वो सही से फिल्टर नहीं कर पा रही, एज ए रिजल्ट जो बॉडी है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, अभी क्राइटेरिया भी उसका रेज हो सकता है, सही है ना। आपको पता है ना पोस्ट रीनल एक क्या ही हम लोग पढ़ते हैं, तो मतलब पोस्ट रीनल काज की वजह से मसला बनता है, किडनी स्कोर वो सही से काम नहीं करता, आज जाके उनको रास्ता खुला है। तो उसमें ये जो था ये तो निकल जाएगा नो डाउट फ़ौरन ही, लेकिन जो किडनीज है, अब वो अगर फंक्शनल हुई तो सारे खून की सफाई करनी है आज उन्होंने, तो वो ज़्यादा फिल्टर करेंगे, ज़्यादा यूरिन बनेगा। और भी रीजंस होती हैं, किडनीज अगर फंक्शन ख़राब हो जाए तब भी वो फिर वो ज़्यादा यूरिन पास करती है, वो कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं बना पाती, जो कि उसका एक फंक्शन है। तो मल्टीपल रीजंस होती हैं ऐसे, इसलिए आपने उस पेशेंट को एडमिट करना होता है ओवरनाइट। फिर अपने पास आ गया एक्सट्रोफी ब्लैडर, या ये कंजाइनटल मसला है, और इसमें ये होता है कि जो बच्चा है ना, उसकी ना एब्डोमिनल वाल मिसिंग होती है और एंटीरियर ब्लैडर वाल भी मिसिंग होती है, कि जो आप देखते हो ना ब्लैडर की पोस्टीरियर वाल उसकी नज़र आ रही होती है आपको पेट के आगे, ठीक है, ब्लैडर की पोस्टीरियर वाल नज़र आ रही होती है, बाकी अगली वाली दोनों वाल्स गई होती हैं। और ऐसे में ना, अब वो जो ब्लैडर की अगली वाल है उसमें यूरेटर्स ओपन हो रही होती हैं, तो वहाँ से ना ड्रिबल हो रहा होता है कंटिन्यूसली यूरिन, क्योंकि स्टोर तो होगा नहीं, तो जो बनेगा वो ड्रिबल होता रहेगा। तो इसके साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के एसोसिएशन भी होती हैं। अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या करनी होती है, ट्रीटमेंट इसके ना आपने एट अ टाइम सारा नहीं सेट करना होता, आपने कुछ फेजेस में ट्रीटमेंट करनी होती है। जिस तरह कि आप जो बर्थ है ना, उस पे आप कोई प्लास्टिक फिल्म से कवर कर दो ब्लैडर डिफेक्ट को, और दूसरा पेल्विक ओस्टियोटमी कर दो। पेल्विक ओस्टियोटमी ये होता है कि पेल्विस को की बोन्स को काट के ना उनको दोबारा से रिपोजिशन करना, और 1 साल पे आप एपिस्पेडिया रिपेयर कर सकते हो। एपिस्पेडिया ये होता है कि जो डोर्सम सरफेस है ना, उस पे आगे यूरिथ्रा खुल रहा होता है, इसे कहते हैं एपिस्पेडिया। एक हम पढ़ेंगे हाइपोस्पेडिया। हाइपोस्पेडिया ये होता है जो नीचे वाली सरफेस है ना, उस पे वो ओपन हो रहा होता है यूरिथ्रा, ठीक है। तो इस केस में यूरिथ्रा यूरिन ऊपर से आएगा, इसमें नीचे से आएगा। तो एपिस्पेडिया 1 साल में उसको रिपेयर करना है। 5 साल में आपने क्या करना है कि ब्लैडर की रिकंस्ट्रक्शन करनी है और एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करनी है, यूरिटर्स की रीइम्प्लांटेशन करनी है। खैर, तो मतलब आपने फेजेस में इसकी मैनेजमेंट करनी होती है। फिर अपने पास आ गया ब्लैडर इंजरीज। ब्लैडर इंजरीज में क्या, या तो सर्जिकल भी हो सकती है कि आप कोई कह रहे थे TURP, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। और दूसरा है कि ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी हो सकती है, लेट्स सपोज उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, या फिर
फाइट शाइट हुई है, किसी ने मारा है। तो ऐसे में क्या है कि ब्लैडर परफोरेशन आप देखते हो दो दो डिवीजन्स करते हैं, इंट्रापेरिटोनियल और एक्स्ट्रापेरिटोनियल। अब आप देखो जो ब्लैडर की ऊपर वाली सरफेस होती है ना, ये होती है इंट्रापेरिटोनियल, मतलब है ना, ये देखो पेरिटोनियम इसके ऊपर आई हुई है। बाकी जो साइड वाइज ये वाली सरफेस है ना, बाकी ये है एक्स्ट्रापेरिटोनियल। तो अगर तो हुआ ये रप्चर, तो इसे कहेंगे इंट्रापेरिटोनियल इंजरी, क्योंकि इसमें से जो यूरिन निकलेगा वो पेरिटोनियम में जाएगा, ऐसे ही है। और अगर यहाँ से हो गया या फिर कहीं और से हुआ तो उसमें यूरिन जाएगा रेट्रोपेरिटोनियली, तो उसे कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी या फिर एक्स्ट्रापेरिटोनियल। रेट्रो तो नहीं कहेंगे क्योंकि रेट्रो तो कहते हैं बैक को ना, खैर एक्स्ट्रापेरिटोनियल इंजरी कह देंगे। तो इंट्रापेरिटोनियल इंजरी में क्या काजेज हो सकते हैं कि वही चोट लगना, गिरना, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में क्या होगा कि आपको सुप्राप्यूबिक पेन होगी, ठीक है। और मिक्चुरेशन करने की डिज़ायर नहीं होगी, क्योंकि यूरिन जो था वो तो एम्प्टी होता जा रहा है, सारा वो जाता जा रहा है आपका पेट में। लेकिन एसाइटिस हो सकता है, आइलेस हो सकता है। आइलेस क्यों हो सकता है कि जो यूरिन है वो इरिटेट करेगा गट को, तो आइलेस हो सकता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे आप, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, उसमें आपको अंदर पानी मिल जाएगा पेट के। और रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी कराओगे तो उसमें ये होता है कि यहाँ से आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से आप डाई डालते हो ब्लैडर में और उसको फिर स्कैन एक्सरे कर लेते हो, तो डाई जा रही होगी किधर, पेट में जा रही होगी वो डाई, तो उससे आप डायग्नोस कर लोगे। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपने उसको ओपन करना है, मिडलाइन लोअर मिडलाइन एप्लेप्रोटमी करके प्रोफेशन को रिपेयर करना है, फोली कैथेटराइजेशन करनी है। फोली पता है क्यों पास करनी है, फोली पास करना ज़रूरी है। आप देखोगे जब भी हम लोग ब्लैडर की आगे सर्जरीज वगैरह देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग फोली एक डाल के जाया करेंगे। फोली डालने का मकसद ये है कि हम लोगों ने अभी तो सर्जरी की, अभी तो ऑपरेशन किया, अभी ताज़ा ताज़ा टांके लगाए हैं। अब हम नहीं चाहते हैं कि ब्लैडर में प्रेशर डेवलप हो, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि जो भी है वो निकलता रहे ताकि ब्लैडर हील हो जाए, उसके बाद फिर फोली निकालेंगे। फिर अपने पास आ गया एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर में क्या होता है, वो मतलब वही जो पेरिटोनियम से बाहर किसी जगह पे हो, ऐसे में जो यूरिन है वो कहाँ इकट्ठा होगा, यूरिन इकट्ठा होगा इधर रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर, सही है। और बस बाकी इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो कहते हैं कि अगर तो स्मॉल प्रोफेशंस आई हैं, सही है, तो उसमें आप ना फोली कैथेटराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग देखेंगे भी जब यूरिथ्रा की भी इंजरी होती है ना, उसमें हम लोग करते हैं कि अगर कोई एक्सपर्ट्स हैंड्स है ना, तो एक जेंटल ट्राई कर सकते हैं। अगर वो आराम से फोली पास कर लेते ना, तो मसला हल हो जाएगा। ये है कि वो फिर ना स्ट्रक्चर मतलब वो यूरिथ्रा है वो टाइम के बाद हील हो जाएगा, तो आपका रास्ता भी ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जेंटल ट्राई बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप फोर्सफुल करोगे ना, तो मुमकिन है कि नया रास्ता खोल दो आप, तो वो फिर और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो बेहतर है बस जेंटल ट्राई हो गया ठीक है, नहीं तो ज़ोर ज़रूर नहीं लगाना आपने। अच्छा अगर हो जाता है तो 7 से 10 दिन तक रखते हो, फिर फौरी निकाल देते हो, तो चीज़ ठीक हो जाती है। ज़्यादा डिफेक्ट हो तो आपको डेफिनेटली ऑपरेशन करना पड़ सकता है। फिर अपने पास आ गया ब्लैडर स्टोन्स। ब्लैडर स्टोन्स दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। यहाँ ना गलती हुई है, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी वो होते हैं जो किडनी से अराइज करते हैं, नहीं। प्राइमरी स्टोन्स ये होते हैं, प्राइमरी ब्लैडर स्टोन्स ये होते हैं जो कि ब्लैडर में बनते हैं, लेकिन स्टेराइल यूरिन में। स्टेराइल यूरिन से मुराद है कि मतलब कोई और उसका कोई काज नहीं होता, कोई काज नहीं होता, और वो नॉर्मल यूरिन होता है, सिर्फ उसमें बन जाते हैं। तो इसके कुछ काजेज हो सकते हैं, जिस तरह के आप कह लो कि पानी कम पीना और पुअर डाइट वगैरह, इस तरह कुछ काजेज हो सकते हैं। तो उसको कहेंगे प्राइमरी ब्लैडर स्टोन, सही है, जो कि ब्लैडर में बने लेकिन प्राइमरी हो, मतलब कोई सेकेंडरी काज ना मिले। सेकेंडरी ब्लैडर ये है कि जो ब्लैडर में बने लेकिन कोई आपको सेकेंडरी काज मिले, जिस तरह कि इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी आपको पता है इन्फेक्शन पीएच को ऊपर नीचे कर देते हैं, यूरिन की स्टोन बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो ब्लैडर आउटफ्लो है उसको, हाँ जी, जो ब्लैडर आउटफ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन से स्टेसिस होगी, तो स्टोन बनने का रिस्क है। एक तीसरी टाइप होती है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी स्टोन ये होता है वो बना कहीं और हो किडनी में, लेकिन आ गया हो फिर ब्लैडर में, तो वो माइग्रेटरी स्टोन है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, देखिए क्या ही फीचर्स होंगे। अगर स्टोन है तो आपको एक तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आएगी। इसमें ये है कि वही जो बार-बार इरिटेट करेगा ब्लैडर वॉल को, तो मैच्योरेशन होगी। पेन कब होगी, जब एंड ऑफ मैच्योरेशन पे। एंड ऑफ मैच्योरेशन पे क्या होगा, जो ब्लैडर सारा कोलैप्स कर जाएगा, उसकी 2 वॉल्स आपस में टच होगी। अब बीच में स्टोन पड़ा होगा, वो इरिटेट करेगा, तब आपको पेन होगी। वो टिप ऑफ पेनिस में भी जा सकती है। इसी ये सेम पेन ना सिस्टाइटिस में भी हो सकती है आपको। सिस्टाइटिस क्या होता है कि ब्लैडर की वॉल की, सिस्ट कहते हैं ना ब्लैडर को, तो सिस्टाइटिस में ब्लैडर वॉल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकोसा की, और जब वो ही कोलैप्स करता है सारा, मतलब मैच्योरेट कर जाते हो, बाल्स टच होती हैं, तो वहाँ पेन होती है। कहते हैं कि यंग बॉयज़ जो हैं वो अपने अगर पेनिस को स्क्रैचिंग करते हैं या पुलिंग करते हैं, तो विद हैंड, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन, तो ये एक ब्लैडर स्टोन का साइन हो सकता है, ठीक है? हेमेचूरिया हो सकता है।
आपको पता है रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकती है, अगर स्टोन ब्लॉक कर दे, डायग्नोसिस कैसे करोगे? एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सिस्टोस्कोपी। ट्रीटमेंट क्या है भाईजान? 2 ट्रीटमेंट है, सिस्टोलिथोपेक्सी और दूसरा है वेसिकोलिथोटमी। देखो सिस्टो मतलब ब्लैडर, लिथो मतलब स्टोन, लिपेक्सी मतलब तोड़ना, क्रश करना। लिपेक्सी ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नीक है। इसमें ये होता है कि आप यूरेथ्रा से जाते हो। अच्छा, मुझे इस तस्वीर में समझ नहीं आई, इसमें ना यूरेथ्रा से तो नहीं खैर ये जा रहे, क्योंकि मेबी ये फीमेल पेशेंट है और ये इनका ये फोलियर डली हुई है और ये सुप्राप्यूबिक जा रहे हैं। तो खैर वैसे जो सिस्टोलिथोपेक्सी होती है ना, उसमें पता है क्या होता है, आप यूरेथ्रा से जाते हो, इसी तरह एक सिस्टोस्कोप होती है आपके पास, इतनी मोटी खैर नहीं होती। सिस्टोस्कोप होती है और उसमें ना अ, एक एक कैमरा लगा होता है, उसमें सारी वीडियो आ रही होती है, तो आप उसके थ्रू जाते हो और ब्लैडर को अच्छे से देखते हो, आपको बीच में स्टोन पड़ा मिल जाता है। उसको फिर स्टोन क्रशर होता है, उसके अंदर पकड़ते हो, उसको तोड़ देते हो और फिर वो ज़रे बाहर आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक होती है। अच्छा, कंट्राइंडिकेशंस क्या है? एक तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, जब यूरेथ्रा का स्ट्रिक्चर है तो आप यूरेथ्रा से जा ही नहीं सकते, है ना? दूसरा ये कि लार्ज स्टोन है, अगर इतना बड़ा स्टोन है कि जो क्रशर है आपका, अब क्रशर के मुँह के अंदर स्टोन ही ना आए तो उसे तोड़ोगे कैसे? तो इस वजह से आप नहीं कर सकते। दूसरी टेक्नीक मेरे पास आती है वेसिकोलिथोटमी, वेसिको मतलब ब्लैडर, लिथो मतलब स्टोन, टोमी मतलब इंसिजन देना। तो इसका मतलब है हम लोगों ने कोई टक लगा के जाना है। तो इसमें आप क्या करते हो कि आप ऑपरेशन करोगे और मतलब जो बंदा है ना उसके प्यूबिस के ऊपर यहाँ ऐसे कट लगा के ट्रांसफर इंसिजन लगा के इस तरह ओपन करते हुए जाओगे जिस तरह ये शो कर रहे हैं और फिर स्टोन को निकालोगे। अरे ये स्टेप्स आपने ज़रा गौर से सुन लेना, ये सेम स्टेप्स हम लोग आगे भी कई चीज़ों में यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज़ जब हम लोग प्रोस्टेक्टमी करेंगे ना, प्रोस्टेट को निकालेंगे तो उसमें एक टेक्नीक होती है ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टमी, ठीक है? तो उसमें हम लोग इसी टेक्नीक से जाते हैं, ब्लैडर के अंदर जाते हैं, फिर जाके प्रोस्टेट निकाल लेते हैं। ये क्या नाम है? ये है ट्रांसवेसाइकल लिथोटमी कह लो, कि मतलब वेसाइकल लिथोटमी आप कह लो, कि जिसमें हम लोग जाते हैं और स्टोन को निकाल लेते हैं। मतलब जाने का तरीका सेम है, आगे काम आपने क्या करना है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले आपने वही एनेस्थीसिया दे दिया बंदे को, फिर फेनेस्टीन इंजेक्शन देना होता है। फेनेस्टीन इंजेक्शन कहाँ देते हैं? जो क्यूबिक सिम्फिसिस है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक ट्रांसवर्स इंजेक्शन देते हो। अच्छा, इसमें फिर आप स्किन अलग करोगे, फैट, फेशियल वगैरह अलग करोगे। नीचे आपको पता है वो जो हमारे अपने वो 6 एब्स वाले मसल नहीं होता? रेक्टस, है ना? क्या कहते हैं उसे? ए, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना? तो हाँ, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है वो आता है, तो आप उसको उनके मसल उसको उसके फाइबर्स को अलग-अलग करते हो, उसे काटना नहीं होता, इस तरह उसको अलग कर देते हो। नीचे पेरिटोनियम आएगी, पेरिटोनियम को हटाओगे, फिर नीचे आपको ब्लैडर नज़र आ जाएगा। ब्लैडर कैसे नज़र आएगा? ब्लैडर के ऊपर ना ऐसे प्रोमिनेंट सी वेन्स होंगी ब्लैडर वॉल के ऊपर। तो उस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये ब्लैडर है, कोई इंटेस्टाइन वगैरह नहीं, कोई और चीज़ नहीं है। एक और टेक्नीक हम यूज़ करते हैं, हम लोग ना एक सिरिंज लेते हैं, स्टेराइल सिरिंज, और उसको डाल के उसे ना फिर मतलब करते हैं, इसमें एक्सपायर करते हैं, तो उसमें एक्सपायरेशन पे ना, एक्सपायरेट पे वो पानी से आना शुरू हो जाता है या यूरिन आना शुरू हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है। तो वैसे यूरिन तो नहीं ख़ैर आता, क्योंकि हम लोगों ने नीचे से ना फोलियर डाल के इन्फ्लेट किया होता है ब्लैडर को। अच्छा ख़ैर, तो आपकी वो जो भी चीज़ है वो आना शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, आप कहते हो कि वो ब्लैडर है। फिर आप उसको ट्रांसवर्सली या फिर वर्टिकली, वैसे मोस्टली ट्रांसवर्सली देखा है मैंने, उसको ओपन करते हो और उसके अंदर फिर आप ब्लैडर में चले जाते हो। ब्लैडर में जो स्टोन वगैरह होता है उसको निकाल लेते हो, फिर उसको सारी चीज़ों को ऑपोज़िट वे में क्लोज़ करते हो। अच्छा हाँ, एक आपने काम करना होता है कि आपने ना सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी मतलब रख के आनी होती है, कि एक अंदर, इधर ब्लैडर के अंदर एक फोली कह लो, कि वो सुप्राप्यूबिक जिस तरह हम सिस्टोस्टमी कर रहे थे ना ब्लाइंडली, ये आपने इस तरह इधर रख के आनी है एक फोली, और मकसद इसका यही है कि वो ड्रेन करती रहेगी अपने पास ब्लैडर को। सही है? सही हो गया? अच्छा जी, दूसरा रेट्रोप्यूबिक ड्रेन भी रखनी है उस साइड पे आपने ना, एक ड्रेन भी रखनी होती है, हर ऑपरेशन में हम लोग रख रहे होते हैं मोस्टली। तो यूरिनरी ब्लैडर फिस्चूला, फिस्चूला तो आपको पता है, अब ये कहाँ का बना सकते हैं? भईजान जो ब्लैडर है, ब्लैडर सबसे आगे पर है। अगर हम बात की जाए तो अच्छा जी, ये हमारे पास सामने, ये सामने प्यूबिक्स पर इस साइड पे रखते हैं। ये हमारे पास प्यूबिस आ गया, आगे हमारे पास हमारा ब्लैडर आ गया, ठीक है? फिर पीछे अपने पास फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में अपने पास वजाइना होगी, ठीक है? वजाइना भी होगी और यूट्रस भी ऊपर ऐसे गिरी होती है ना ब्लैडर के, आपको आइडिया है। और पीछे अगर बात करें तो पीछे हमारे पास रेक्टम होती है। जबकि जो अपने पास मेल्स हैं, मेल्स में ये वजाइना, सॉरी, मेल्स में क्या एक सीन है कि मेल्स में वजाइना नहीं होती और वेसिकल इसके साथ रेक्टम पड़ी होती है। तो कहाँ-कहाँ फिस्टुला बन सकते हैं? अगर तो बात की जाए, एक आ सकता है कि ये स्किन के साथ फिस्टुला बना सकता है ब्लैडर, दूसरा है कि वजाइना के साथ बना सकता है फिस्टुला, और अगर मेल्स है तो उसमें
या रेक्टम पड़ी होगी तो रेक्टम के साथ बना सकते हैं। सही है? तो ये टाइप्स आ गए अपने पास फिस्टुला के, उनके नाम भी आ गए, वेज़ाइकोक्यूटेनियस आ गया, वेज़ाइकोवेजाइनल आ गया, कोलोवेज़ाइकल फिस्टुला आ गया। वेज़ाइकोक्यूटेनियस फिस्टुला क्या है? एक तो ये है कि एक्टोपिक वेज़ाई का पेशेंट था, तो आपने उसका ऑपरेशन किया तो बाद में वहाँ फिस्टुला रह गया। दूसरा ये है कि कोई परफोरेटेड इंजरी हो। आप देखोगे मोस्टली फिस्टुला के काज़ेज़ में पता है आप क्या देखोगे? एक देखोगे ट्रॉमेटिक काज़ देखोगे कोई, फिर याट्रोजेनिक काज़ देखोगे, फिर कोई कैंसर-शैंसर देख लोगे, ठीक है? तो ये बेसिक ये 3 तो आपको हर जगह मैं दिखा ही दूँगा ना। अच्छा फिर ये देखो, इसमें अगर आप देखो तो ये अपने पास ट्रॉमेटिक काज़ आ गया, ये याट्रोजेनिक आ गया। सही है? इसमें चलो कैंसर नहीं है लेकिन एक्टोपिक वेज़ाई इसमें आ गया। वेज़ाइकोजेनिक फिस्टुला की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर मतलब पेनफुल लेबर है तो उसमें होता है टियर वगैरह आ सकते हैं और उसमें फिर इसका फिस्टुला बन सकते हैं वजाइना और ब्लैडर के दरमियान। तो इस ये ट्रॉमेटिक काज़ आ गया एक तरह से, फिर याट्रोजेनिक आ गया, आपने हिस्टेक्टोमी की उस दौरान मसला बन गया और कार्सिनोमा सर्विक्स का आ गया। ठीक है ना? तो ये तीनों चीज़ों में फिस्टुला बन सकते हैं, रेडिएशन भी करवा सकती है। कोलोवेज़ाइकल की बात करें तो एक देखो आप कार्सिनोमा आ गया, रेक्टल इंजरीज़ आ गई, वो ट्रॉमेटिक आ गया और ये देखें यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजेनिक, ये सही आ गया। कंजाइनटल हो सकता है, क्रोन डिज़ीज़ में हो सकता है और क्रोन डिज़ीज़ में पता है ना आपको गट की इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो इन्फ्लेमेशन वो फिर वो फिस्टुला बना लेती है, ऐसे इन्फ्लेमेटेड गट। डायबिटिक डिज़ीज़ हो सकती है। अच्छा वैसे यूक्यू में ना उसने पूछा हुआ है आपके कि वेज़ाइकोवेजाइनल फिस्टुला की काज़ेज़ बताएँ और इसकी मैनेजमेंट बताएँ, सही है? तो हम डिस्कस करते हैं। अब अपने पास आएँगे फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या आएँगे यार? कोई मसला नहीं, वेज़ाइकोक्यूटेनियस में वो आगे से स्किन के ऊपर ड्रिबल कर रहा होगा यूरिन, वहाँ से आ रहा होगा और स्किन की एक्सफोलिएशन हो जाएगी। वेज़ाइकोवेजाइनल में वजाइना में से आ रहा होगा, कंटीन्यूअसली ड्रिबल कर रहा होगा यूरिन। कोलोवेज़ाइकल फिस्टुला में क्या होगा कि या तो जो अगर रेक्टम में से जो फीकल मैटर या जो फ्लैटस है वो ब्लैडर में आएगा तो ब्लैडर में आपको एयर मिलेगी या फिर यूरिन या फिर फीकल मैटर मिलेगा। और अगर यूरिन जाएगा ब्लैडर से रेक्टम में तो फिर आपको स्टूल में यूरिन आएगा स्टूल के साथ, है ना? इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो सबसे पहले अपने पास आ गया वेज़ाइकोजेनिक फिस्टुला। वेजाइनल फिस्टुला में पता है आप क्या करते हो यार, एक टेस्ट होता है 3 स्वेब, ये 4 स्टेप स्वेब लिखा है, 3 स्वेब टेस्ट होता है मिथाइलिन ब्लू का। इसमें आप पता है क्या करते हो, आप ना फीमेल पेशेंट है लेट्स सपोज़ आपके पास आई और उसकी ऐसी हिस्ट्री है कि उनको ड्रिबल होता रहता है कोई पानी सा ना उनके वजाइना के थ्रू। तो एक तो ये है कि आप स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन कर सकते हो उनका, ठीक है? दूसरा ये टेक्नीक होती है कि आप स्वैब टेस्ट करते हो। उसमें पहले उनको लिथोटमी पोज़ीशन में उनको कर लटाते हो, सही है? और उसमें क्या है कि जो वजाइन है उसके अंदर आप 3 स्वैब रख देते हो, 3 ड्राई स्वैब को प्लेस कर देते हो, सही है? और उसके बाद उनको कहते हो कि और साथ में क्या करते हो कि जो जो यूरेथ्रा है ना, उसके अंदर आप कैथेटर डाल के उसमें अ, ये मिथाइलिन ब्लू डाई है से वो इंस्टिल कर देते हो ब्लैडर के अंदर। आई समझ? कि ब्लैडर को हमने भर दिया किससे? ये डाई से और जो वजाइना है उसके अंदर हमने क्या कर दिया 3 ड्राई स्वैब रख दिए। एक ऊपर रख दिया बिल्कुल, सबसे पीछे करके रख दिया, फिर दरमियान में रख दिया, सबसे नीचे रख दिया, इस तरह रख देते हो आप। और इन्हें कहते हो कि आप चलो फिरो, ठीक है? वो चलते-फिरते रहते हैं, फिर जब वो आते हैं वापस तो आप वो तीनों स्वैब निकालते हो। फिर आप उसमें देखते हो कि स्वैब खुल ड्राई है तो इसका मतलब है कि फिस्टुला नहीं है। स्वैब में अगर क्या कहते हैं कि मतलब किस लेवल पे कौन-सा स्वैब में कलर आया है, तो आपको लेवल पता चल जाता है। और भी इस तरह कुछ और चीज़ें डिटेल में नहीं जाते, तो खैर मतलब ये टेक्नीक है, इससे आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरा अपने पास आ गया कोलोवैक्टर फिस्टुला। कोलोवैक्टर फिस्टुला में ये है कि आप अगर कोलोनोस्कोपी करो ना, प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी ये करो उसमें नज़र आ जाएगा या यूरेथ्रा की सिस्टोस्कोपी करो तो उसमें आपको सुराख नज़र आ जाएगा या बेरियम एनीमा करो तो आपको वो एनीमा बेरियम कहाँ आ जाएगा? ब्लैडर में आना शुरू हो जाएगा। तो इनसे आप कर सकते हो। ये अपने पास आ गया ट्रीटमेंट, जो वजाइकोवेजाइनल फिस्टुला है, ठीक है? वजाइकोवेजाइनल फिस्टुला यार इसमें अब 2 कंडीशंस हैं। देखो एक तो है लो फिस्टुला को आप वजाइनल अप्रोच से मैनेज कर सकते हो। दूसरा है हाई फिस्टुला, जो हाई फिस्टुला है ना उसको आपको एब्डोमिनल अप्रोच से या फिर एब्डोमिनो वजाइनल अप्रोच से ठीक करना पड़ता है। दूसरा है कोलोनोवेज़ाइकल फिस्टुला, जो कोलोनोवेज़ाइकल फिस्टुला है ना इसमें तो आपको लेप्रोटमी ही करनी पड़ती है, ओपन करते हो, फिस्टुला को अलग करते हो, बीच में आप ओमेंटम रखते हो। मोमेंटम रखते हो, ठीक है? और उसके बाद आप एक काम क्या कर सकते हो कवरिंग कोलोस्टमी कर सकते हो। कवरिंग कोलोस्टमी क्या होता है कि आप मतलब जो कोलोन का पीछे वाला कोई एंड है ना उसको बाहर निकाल देते हो, स्टोमा बना देते हो, स्टोमा बना देते हो कोलोन का और मकसद ये होता है कि जो आगे वाला भी जहाँ हमने फिस्टुला वगैरह सेट की है, तो वो हील हो जाए, ठीक है ना? तो ये टेक्निक होती है।
कवरिंग से मुराद होता है कि कोई कवर करने वाला, इसको मतलब कवर कर रहे हो ना, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक तरह से प्रोटेक्टिंग कह लो। तो ये करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। बस एक्रोकुटेनियस फिस्टुला जो है उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। फिर अपने पास आ गया सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस बोले तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा, सही है? और इसमें बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमनली इसको काज़ करते हैं। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में यूटीआईज़ भी फीमेल में कॉमन है, पायलोनेफ्राइटिस भी फीमेल में कॉमन है, सिस्टाइटिस भी फीमेल्स में कॉमन है। रीज़न आपको पता है, यूरेथ्रा स्मॉल है और वहाँ फीकल फ्लोरा की कंटेमिनेशन हो सकती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या-क्या आ सकते हैं? ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टोन है, आपको पता है कैलस स्टोन्स आर नीड्स फॉर इन्फेक्शन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, फीमेल जेंडर है या कोई और एब्नॉर्मैलिटीज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट की। फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स जो होंगे ना सिस्टाइटिस में, वो किस तरह के होंगे कि फ्रीक्वेंसी, बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता होगा, अर्जेंसी के कंट्रोल नहीं होता होगा, फ़ौरन ऐसे शिद्दत से आता होगा, डिस्यूरिया पेनफुल मैच्यूरेशन होती होगी, सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है, हेमाटूरिया हो सकता है, पैरेक्सिया हो सकता है, स्ट्राइकर्स हो सकते हैं, सही है? फिर अपने पास आ गया ये फीचर्स अगर क्रोनिक हो ना, इन फीचर्स को क्या कहते हैं भला हम? इनको कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स, LUTS। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स ये होते हैं कि जो ब्लैडर के या फिर जो यूरेथ्रा है ना, इनकी इनके मसलों की वजह से कुछ सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, जो कि मोस्टली ना आप कह लो कि उसमें आते हैं प्रोस्टेट के पेशेंट, BPH का जो पेशेंट होता है ना, BPH का पेशेंट, उसमें आते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स। तो इनकी भी एक कैटेगरीज़ होती है। हम लोग वैसे इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो सुन लेना, ये एक्स्ट्रा नहीं है, आप काम किए सारा। अच्छा, एक होते हैं इरिटेटिव सिम्पटम्स होती हैं, दूसरी होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। इरिटेटिव सिम्पटम्स ये होती हैं कि उनको ना यही जो अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, सही है? नकचूरिया होगा और डिसयूरिया होगा। तो ये फीचर्स ये कैटेगराइज़ होते हैं किसमें? इरिटेटिव में। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या आते हैं कि जब वो वॉशरूम जाएँगे तो उनको धार कमज़ोर बनेगी, धार टूटेगी या फिर कह लो कि ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो ऐसे फीचर्स आते हैं। सही है? इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पता है क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? कि अगर देखो कोई पेशेंट हो ना क्रोनिक सिस्टाइटिस का, क्रोनिक सिस्टाइटिस का, तो उसमें ये फीचर्स चल रहे होंगे क्रोनिकली, सही है? और यही फीचर्स जो क्रोनिक सिस्टाइटिस के फीचर्स हैं, मतलब इरिटेंट लर्स जो LUTS है, ये आपको कार्सिनोमा इन साइटो में भी मिलते हैं। कार्सिनोमा इन साइटो मतलब वही है जो सिर्फ़ म्यूकोज़ा तक फैला हुआ है, वाल में फैला हुआ है और ये डिफ्यूज़ होता है, तो इसमें भी मिल सकते हैं, सही है ना? तो अभी आप मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो अपनी डिटेल्स चेक करना आप। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो आप क्या उसमें पस आ रही होगी, यूरिन कल्चर भेजोगे, सिस्टोस्कोपी करके मैलिग्नेंसी को देखो, मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करो। यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि क्रोनिक सिस्टाइटिस चल रहा है तो वो सिर्फ़ यूरिनरी इन्फेक्शन ही हो। आपको एक DD अपना मैलिग्नेंसी पे रखना चाहिए। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या करोगे? एक तो वही है कि कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, उसको रिज़ॉल्व कर दो, ज़्यादा पानी पियो, एंटीबायोटिक्स दो। अगला आता है एबैक्टीरियल पाइयूरिया। ये चीज़ है असल हमारे काम की। देखो, एक आपने कि मेरे को बताया कि आपने कल्चर भेज दिया जो कि आइडियली होना चाहिए। आपने यूरिन का सैंपल लिया, उसका एग्ज़ामिनेशन, कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन भी करवाया और कल्चर भी करवाया। कल्चर की रिपोर्ट आई, एक तो आ गया कि उसमें बैक्टीरिया आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एंटीबायोटिक बदल दी सिस्टाइटिस के लिए। दूसरा केस ये है कि वो आया कोई बैक्टीरिया ही नहीं आया। तो इसे कहेंगे ई बैक्टीरियल पाइयूरिया, सही है? ए बैक्टीरियल सिस्टाइटिस भी इसे कहते हैं या स्टेराइल पाइयूरिया, कि पस आ रही है, साइन्स हैं सिस्टाइटिस के, लेकिन कल्चर नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिस्ट। अब इसमें ये मुराद नहीं होता कि इसमें इन्फेक्शन ही नहीं है, बैक्टीरिया ही नहीं है, इसका मुराद ये हो सकता है कि मुमकिन है एटिपिकल बैक्टीरिया हो। जिस तरह के आप कह लो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है? वो तो ग्राम सेम नहीं होगा। इसी तरह ये जो माइकोप्लाज़्म है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ग्राम इंडिटरमिनेट है, या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा कार्सिनोमा इन साइटो भी हो सकता है, सही है? इसी तरह के और इनकम्प्लेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई भी हो सकता है कि आपने दी थी एंटीबायोटिक, उससे मर गए हैं, लेकिन अब और बाद में आपने सैंपल लिया, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। तो ये आपने लाज़मी ज़हन में रखनी है बातें। फिर मेरे पास आ गया इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस? यार इसमें ये होता है कि ना, इसमें ना मतलब बैक्टीरियल सिस्टाइटिस नहीं है जो भी डिस्कस करके आए हैं ना, कोई इन्फेक्टिव सिस्टाइटिस नहीं है। इसमें इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। ठीक है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है और इडियोपैथिक काज़ है, वुमेन में ज़रा ये फीमेल्स में है, बी आई गेस मिडल एज फीमेल्स में ये चीज़ पाई जाती है। और इसमें सीन ये होता है कि आपको क्रोनिक सिस्टाइटिस होने की वजह से लेटर ऑन वो फाइब्रोसिस हो जाती है ब्लैडर की, और ब्लैडर का जो है साइज़ छोटा हो जाता है। सही है?
और इसके अंदर ना एक ख़ास किस्म का अल्सर, एक बड़ा क्लासिकल सा अल्सर मिल सकता है, उसको कहते हैं हूनर अल्सर। ये दूसरा नाम नहीं है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में एक ख़ास किस्म का अल्सर मिल सकता है, क्लासिकल साइन है उसका। तो इसमें हूनर अल्सर की डिटेल में नहीं जाते, तो ख़ैर ये मिल सकता है इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? आपको पता है हुआ क्या है, ब्लैडर का साइज़ क्या हो गया है? छोटा, और वो फाइब्रोटिक हो गया, मतलब उसमें कंप्लायंस कम हो गई। अब ऐसा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, थोड़ा-सा फ़ील जल्दी फ़ील हो जाएगा, बार-बार जो पेशाब करने जाना पड़ेगा, पेन होगी, मिक्चुरेट करते हुए, एग्ग्रेवेटिंग डिस्टेंशन, और ख़ास तौर पे जब ज़्यादा फ़ील होगा ब्लैडर और डिस्टेंड तो कर नहीं पा रहा, तो उसपे स्ट्रेच पड़ेगा और पेन होगी उस टाइम। और सिस्टोस्कोपी करो तो आपको अल्सर भी मिल सकता है फंडस पे, जो कि हुनर अल्सर जिन्हें हम कहते हैं। ख़ास किस्म के इनके फीचर्स होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एक तो है हाइड्रोस्टैटिक डायलिटेशन ऑफ ब्लैडर। इसमें ये है कि आप उसमें ना खुद प्रेशराइज़ करके, जैसे हम लोग बलून डायलिटेशन नहीं करते होते स्ट्रिक्चर्स की, तो कुछ उस तरह की टेक्नीक है, वो कर सकते हो। इंस्टिलेशन ऑफ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये एक ड्रग है, ये यूज़ कर सकते हो। सीवियर सिम्पटम्स का पेशेंट हो तो यूरिनरी डाइवर्जन कर सकते हो। व्हाट इज़ यूरिनरी डाइवर्जन? यूरिनरी डाइवर्जन ये है कि आप यूरेटर्स को ना ब्लैडर की बजाय किसी और जगह पे खोल दो। लेट्स सपोज़ आप आइलम में ओपन कर दो, या एक अलग ब्लैडर ही बना दो, आइलम लेके उस आइलम से ब्लैडर बना दो। तो इसे कहते हैं यूरिनरी डाइवर्जन। ठीक है? मतलब पे इतनी ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स है, ब्लैडर इतना छोटा हो गया कि उसको अब काम ही नहीं कर सकता। ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी ये होती है कि आप कोई आइलम या किसी कोलोन पे कोई पैच ऐड करके ना ब्लैडर का साइज़ बड़ा कर दो। सही है? फिर अपने पास आ गया शिस्टोसोमियासिस ऑफ ब्लैडर। हमें पता है जो हेल्मिन्थ्स होते हैं ना, हमारे जो कीड़े होते हैं जो इंसानों को में पैरासाइट के तौर पे रहते हैं, उनमें कुछ टाइप्स आती हैं। कुछ होते हैं जो कि राउंड होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। कुछ होते हैं जो कि फ्लैटवर्म्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि फ्लूक्स होते हैं, ठीक है? जो ये शिस्टोसोमियासिस है ना, ये फ्लूक्स में आता है। पाकिस्तान में रेयर है, लेकिन इजिप्ट वगैरह में कॉमन है। बाकी करता क्या है, ये इन्वेड कर जाता है बॉडी को, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है, और ये ना, ये वहाँ भी ऐसे फैलते हैं, मेरा ख्याल है कि जो गंदे पूल वगैरह होते हैं ना, पूल्स वगैरह नहाने वाली जगह होती है, वहाँ से पेनिट्रेट करते हैं बॉडी में। बाकी फिर ये उधर से लिवर में जाता है, लिवर से ये रेट्रोग्रेडली ट्रैवल करता हुआ पोर्टल वेन में जाता हुआ, वहाँ से जाते हुए फिर ब्लैडर में जाता है। खैर ब्लैडर में पहुँच के ये वहाँ इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन वगैरह काज़ करता है, और ये यूरोथेलियोमा काज़ करवाता है। यूरोथेलियोमा भी काज़ करवा सकता है, ब्लैडर कैंसर है। दूसरा ये अपने पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी काज़ करवा सकते हैं। क्योंकि जब इरिटेशन होती है ना इसकी वजह से, इसके होने से, तो वहाँ स्क्वेमस मेटाप्लेज़िया होता है, और फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी काज़ करवा सकते हैं। तो अ, ठीक है, ज़्यादा एसोसिएशन इसकी इसके साथ ही है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ ही है, शिस्टोसोमियासिस की। अच्छा चलें, फिर अपने पास आ गया डायग्नोसिस कैसे करोगे? यूरिन एग्ज़ामिनेशन कर लिया, एलाइज़ा कर लिया, सिस्टोस्कोपी कर ली। मैनेजमेंट क्या है? प्राज़िक्वांटिलिन की मैनेजमेंट है। ब्लैडर कैंसर की बात करें तो सेकंड कॉमनेस्ट यूरोलॉजिकल कैंसर है। मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो है प्रोस्टेट कैंसर। ओवरऑल भी मेन में प्रोस्टेटिक कैंसर आई गेस मोस्ट कॉमन कैंसर में काउंट होते हैं। हाँ, अगर मेल की बात करें या मैन की बात करें, तो उनमें मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट कैंसर है, और फीमेल्स में गार्डन ब्रेस्ट कैंसर है। ओवरऑल अगर बात करें कि विदाउट एनी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बात करें ना, ओवरऑल बात करें तो लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है। अच्छा, तो अपने पास आ गया कि प्रोस्टेटिक कैंसर मोस्ट कॉमन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉमन यूरोलॉजी का ब्लैडर कैंसर होता है, और ढाई गुना, ढाई टाइम ज़्यादा इंसिडेंस है मेन के अंदर। टाइप्स देखें, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, इसको यूरोथेलियोमा भी कहते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ गया अपने पास, जो है शिस्टोसोमियासिस के साथ एसोसिएशन बताई आपको। एक एडिनोकार्सिनोमा, ये रेयर होते हैं। फिर अपने पास एटियोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, इसमें अपने पास है एनी एनिलीन डाई। यार ये रंग है, और जो मतलब जिस तरह की लेदर इंडस्ट्रीज़ या रबर इंडस्ट्रीज़ या टेक्सटाइल्स जहाँ ये रंग इस्तेमाल होते हैं ना, उनको उन पेशेंट्स को इसका एक्सपोज़र होता है, और उसके साथ एसोसिएशन है, ये यूरोथेलियोमा कराते हैं, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा काज़ करवाता है, सॉरी, वो एक चीज़ है। तो ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा के काज़ करवाते हैं, और इसी वजह से इंडस्ट्रियल ट्यूमर कहा जाता है ब्लैडर ट्यूमर को। बाकी स्मोकिंग भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, कुछ ड्रग्स हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड्स, अगर आपको याद हो, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे। और आप देखो तो ऑक्यूपेशंस में आपको बताया, रबर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, डाई वर्कर, बेसिकली जहाँ ये डाई इस्तेमाल होता है ना, उन इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ पाई जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? मोस्टली एल्डरली पेशेंट होगा, ओल्ड एज होगा, 60s, 70s, 80s यहाँ पे होगा।
और ग्रोस हेमाचूरिया यार ये प्रेज़ेंटेशन होती है। उसको ना ब्लीडिंग हो रही होती है और बाकायदा खून आ रहा होता है लाल रंग का, सही है? तो ऐसे में आपने क्या करते हो कि अ, उसकी वो बातें बाद में करते हैं। इसमें सिम्पटम्स मज़ीद डिस्कस करें तो इरिटेटिव लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स आ सकते हैं। इरिटेटिव बताया था ना 2 टाइप्स होती हैं, इरिटेटिव होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। तो और मैंने ये भी बताया था आपको जो जो सिस्टाइटिस क्रोनिक सिस्टाइटिस है उसमें भी इरिटेटिव एलयूटीएस आते हैं और कार्ज़ोमेन साइटों में भी आते हैं, तो इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है इसमें। बाकी ये है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, क्योंकि वो कैंसर है, अगर वो इन्वेड कर जाए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करवा दे ओरिफिस की, तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है। पेन रेयर होता है, पेन रेयर होता है, इस वजह से ये फैल जाता है ना, ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो ब ये बाद में पता चलता है हमें। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो क्या अब जो मर्ज़ी कराए रखो, यूरिन एग्ज़ामिनेशन कराओ, साइटोलॉजी करवाओ, ठीक है? साइटोलॉजी में बताते हैं कि मिड मॉर्निंग यूरिन लेना है। मिड मॉर्निंग एक होता है अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट मतलब यूरिन है ना आपका डे का वो आपने लेना है, फर्स्ट वॉइड है। मिड मॉर्निंग ये होता है कि आपने जो सेकंड वॉइड है ना वो लेना होता है तकरीबन जो 10-11 बजे जाके आपको सेकंड वॉइड होगा ना वो आपने लेना है। तो अल्ट्रासोनोग्राफ़ी कर लो, आईवी यूरोग्राफ़ी कर लो, इसमें फिलिंग डिफेक्ट आ जाएगा, सिस्टोस्कोपी कर लो, इसमें बाकायदा आप देख लोगे। सिस्टोस्कोपी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, क्योंकि इसमें आप साथ में अगर आप टीयूआरबीटी भी कर सकते हो। टीयूआरबीटी क्या होता है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर मतलब यूरेथ्रा से जाते हो, तो ब्लैडर उसको ब्लैडर ट्यूमर को अंदर से जाके ऐसे रिसेक्ट कर लेते हो। जिस तरह सिस्टोस्कोप नहीं होती, कुछ उस तरह की एक अलग तरह सिस्टोस्कोप की तरह की एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे होती है ये टीयूआरबीटी। अब टीएनएम स्टेजिंग करो, बड़ी सिंपल टीएनएम स्टेजिंग है। इसोफिगल कैंसर अगर आप लोगों ने याद किया है ना, तो इसोफिगस और स्टमक कैंसर हम लोगों ने ऊपर जीआईटी में पढ़ा था, तो वो वही चीज़ें हैं सिंपल। कि देखो टीआईएस क्या होगा कि इन साइटू आ गया, टी1 क्या है कि म्यूकोज़ा और सबम्यूकोज़ा, ठीक है? टी2 क्या है कि मसल आ गया, टी3 क्या था, वहाँ टी3 क्या था? वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि एड्वेंटिशिया या सिरोज़ा। अब ब्लैडर में तो एड्वेंटिशिया मतलब सिरोज़ा तो होती नहीं है, तो मतलब वहाँ हमने सिरोज़ा पढ़ा था, तो यहाँ एड्वेंटिशिया होती है। तो ऐसे में ना फिर यहाँ क्या बन जाता है, टी3 क्या बन जाता है कि पेरीवेसिकल फैट बन जाता है, क्योंकि यहाँ सिरोज़ा नहीं होती इसलिए पेरीवेसिकल फैट बन जाता है टी3। और टी4 हमने क्या पढ़ते आए हैं कि जो एडजेसेंट ऑर्गन्स को करेगा, तो टी4 में आप देख सकते हो कि एडजेसेंट ऑर्गन्स को करेगा। अब अपने पास आ जाता है इसका लिम्फ नोड्स, वो तो सिंपल सी बात है, मेटास्टेसिस M0 M1 यही होता है। ट्रीटमेंट की बात, ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये चीज़ है कि सुपरफिशियल है ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, तो या तो टीए है या टी1 है। टीए क्या होता है? टीए हमने डिस्कस नहीं किया, ये नॉन इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा है। तस्वीर में दिखाऊँ ना आपको, तो आप देखो टीए ये चीज़ है कि ये इन्वेड नहीं कर रहा, बस ऊपर ही ग्रो करता जा रहा है, ये है नॉन इन्वेसिव। और टी1 क्या है कि जो सिर्फ़ म्यूकोज़ा है या सब म्यूकोज़ा तक गया है, तो ये टी1 है। अब इन दोनों के केस में आप क्या कर सकते हो कि आप टीयूआरबीटी कर सकते हो बड़े आराम से। टीयूआरबीटी मतलब वही आप यहाँ से आओगे, वो अपनी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और यहाँ से इसको उखेड़ दोगे, उखाड़ जाते हैं थोड़ा-थोड़ा करके ना, थोड़ा-थोड़ा चंक-चंक करके इसको उतारते जाते हैं और अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो आप ये कर दोगे, बाकी आप सैंपल निकाल के भेज दोगे उसको ये देखने के लिए कि हमने सारा क्लियर किया है कि नहीं किया, या फिर कहाँ तक ये इन्वेट किया था, ठीक है? और बाकी ये है कि अब इसमें ना रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा होता है, इस केस में तो आपने इसके बाद में फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करनी पड़ती है, ताकि आप उसको देखते रहो। और अगर आपको दोबारा लगे ट्यूमर ग्रो करे, फिर दोबारा टीयूआरबीटी कर दो, सही है? अच्छा, फिर हमारे पास आ गई इनकी मैनेजमेंट। पहले अब ये इनको देख लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं थोड़ी-सी। ये फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप है, ये रिजिड नहीं होती है, इस तरह फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसके थ्रू जाते हो और आपको यहाँ अगर तस्वीर नहीं इतनी अच्छी, यहाँ आपको ना एक एक प एक मतलब जेली टाइप ना जेलीफिश की तरह का कुछ नज़र आ रहा होता है, वो अपने पास कैंसर है। तो फिर दूसरा ये वैसे ये फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम लोगों ने देखना है कि रिस्क सुपरफिशियल ट्यूमर्स जो सुपरफिशियल ट्यूमर्स है ना, अभी हमने डिस्कस किए, इनका रिस्क क्या है कि मतलब कितना ये इनमें हम लोगों ने उसकी करवाई बायोप्सी वगैरह करवा के भेजी, तो उसमें फिर पता चलेगा कि ये लो रिस्क था, इंटरमीडिएट रिस्क था या हाई रिस्क था, उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से। तो फिर आप लोगों ने क्या करना था कि लो रिस्क हो ना, तो टीयूआरबीटी करने के बाद एक सिंगल पोस्ट ऑपरेटिव इंट्रावेसिकल मिटोमाइसिन सी इंस्टॉलेशन करनी होती है। ये आपको समझा चुका हूँ कैसे करनी होती है, कि ब्लैडर को ना भर देना होता है मिटोमाइसिन सी के साथ, लेकिन सिंगल टाइम टाइम करनी होती है अगर लो हो। अगर हो इंटरमीडिएट, तो आपने करनी मिटोमाइसिन के साथ ही होती है, लेकिन 6 साइकिल करवाने होते हैं पूरे।
और अगर हाई रिस्क हो तब आपने ड्रग बदल देनी है, तब आपने करना है बीसीजी इंस्टॉलेशन, सही है? और इसके भी 6 करवाने हैं। ईज़ी, लो रिस्क है तो 1 करवाने हैं मिटोमायसिन का, इंटरमीडिएट रिस्क है तो 6 करवाने हैं मिटोमायसिन के, और हाई रिस्क है तो 6 करवाने हैं लेकिन बीसीजी के। सही है? ये अपने पास आ गया जो सुपरफिशियल ट्यूमर्स हैं उनकी मैनेजमेंट। अब हम करते हैं बाकियों को डिस्कस। इनको ना मैं आपको एक दफ़ा वैसे ही सारे समझा देता हूँ कि मेजर मेजर फिर पढ़ते रहेंगे हम बैठ के। अच्छा देखो, सबसे पहला आ गया कार्सिनोमा इन साइटू। इसके केस में आपने क्या करना है? इसमें यार आपने एक तो टीशू-आरबीटी करनी है, सही है? साथ में आपने देनी है इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी, जिस तरह की हम लोग देते हैं बीसीजी, ठीक है? इंट्रावेसिकल साथ में ये ऐड करनी है कार्सिनोमा इन सिtu के केस में। अगला अपने पास आ गया कि T2 या T3, ठीक है? T2 या T3, इसमें आपने क्या करना है? आपने पूरा ब्लैडर निकालना है, रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी है। क्योंकि आपको पता है T2 क्या है? T2 ये है कि डिटोज़ल मसल इन्वॉल्व हो गया, मसल इन्वॉल्व हो गया, और T3 ये है कि साइड वाला वो फैट भी इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे में आपने पूरा ब्लैडर निकालना है, और साथ में आपने ये है कि अगर पेशेंट अनफिट है ना, वैसे तो इलाज यही है। अगर ये पेशेंट अनफिट है तो आप एक काम कर सकते हो कि रेडियोथेरेपी दे सकते हो। मतलब बड़ी शदीद किस्म की रेडियोथेरेपी देके भी इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये तब करना है अगर पेशेंट अनफिट है, ये प्लस नहीं है, ये और है। ठीक है? या ये जो कि अच्छा असर है, ट्रीटमेंट है, नहीं हो कर सकते तो रेडियोथेरेपी कर दो। फिर अपने पास आ गया लास्ट T4। T4 में यार T4 में ना आप उसे मैनेज नहीं कर सकते, मतलब अब साइड वाले ऑर्गन्स भी हो गए हैं इन्वॉल्व, और एज भी ज़्यादा है, 60 साल का बंदा है, 70 ईयर एज है। तो ऐसे में आप क्या इतना बड़ा ऑपरेशन करना है? तो बेसिकली आप पैलिएटिव मैनेजमेंट रखते हो, फर्स्ट लाइन। पैलिएटिव भी मैनेज करना है, उसके लिए ये है कि जो मेजर लोड है ना, वो TURBT करके आप मेजर लोड जो है ना, उसको दूर कर देते हो, सही है? बाकी साथ में आप कीमो देते हो, आप रेडियोथेरेपी देते हो, तो ये चीज़ें आप बाकी करते हो, और कोई बोन वगैरह ट्यूमर है तो उसके लिए भी रेडियोथेरेपी देते हो, बोन अगर इन्वेड कर लिया ना, तो ये ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। ये सारा आपने याद कर लेना है। इतना याद करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बारी-बारी। भाईजान, कार्सिनोमा इन साइटो क्या मैनेजमेंट पढ़ाई थी मैंने आपको? TURPT करनी है, साथ में इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी करनी है बीसीजी के साथ, बाकी आपने देख लेना है। T2, T3 डिज़ीज़ में आपको क्या बताया था कि आपने रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी है, यही हल है। क्या तरीकाकार होगा? पूरा ब्लैडर निकालोगे, पेरिवेसिकल फैट निकालोगे, लिम्फ नोड्स निकालोगे, प्रोस्टेट निकालोगे, तो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा भी निकालोगे, सही है? अगर फीमेल पेशेंट हुई तो यूट्रस की बैग एंड और वजाइनल की वॉल भी निकालोगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप रिमूव करोगे। तो और दूसरे मैंने बताया कि अगर पेशेंट अनफिट हो सर्जरी के लिए तो आपने क्या करना है, तब आप रेडिकल सिस्टेक्टमी तो नहीं कर सकते, ऐसे में आपको रेडिकल रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी। अगला आ गया T4 डिज़ीज़, इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें बड़ा एडवांस हो चुका है, तो इसमें आप उसको पैलिएटिव सर्जरी दो, साथ में कीमो दो, रेडियो दो। पैलिएटिव सर्जरी में क्या बताया, TURBT करो, लोड कम करो, ठीक है? सिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, सिस्टेक्टोमी करो, सॉरी सिस्टेक्टोमी, सही है? बाकी कीमोथेरेपी दो और रेडियोथेरेपी दो, ईज़ी। ये अपने पास हो गया। हाँ, अगर लेट्स सपोज़ किसी पेशेंट की आपने सिस्टेक्टोमी कर दी, अब रेडिकल सिस्टेक्टोमी कर दी, अब ऐसे में आपको यूरेटर्स को कहीं न कहीं से तो बाहर निकालना पड़ेगा कि वो यूरिन बाहर आए, तो उसके लिए यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं। एक होता है आइलल कंडुइट, इसमें क्या करते हैं कि आप ना कुछ 15 सेंटीमीटर की आइलम को रिसेक्ट करते हो, और उसके एक एंड पे दोनों जो यूरेटर्स हैं उसको लगा देते हो, और दूसरे एंड को ना स्टोमा बना देते हो बाहर, राइट एलेक फोसा में। तो ये इस तरह, और आगे फिर आप बैग लगा देते हो, तो इस तरह यूरिन आता रहता है, उसके अंदर कंटीन्यूअसली ड्रिबल करता रहता है उसके अंदर। अगला है ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन, कि आप नया ब्लैडर बनाते हो, उसको कहते हैं न्यू ब्लैडर। तो उसके लिए यही है कि या तो आप आइलम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, या आप कोलोन इस्तेमाल कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अलग नाम है, जैसे कि आइलम का लूप हो तो स्ट्रूडर्स पाउच कहते हैं, और असेंडिंग कोलोन लो तो उसे इंडियाना या मेंस पाउचेज़ कहते हैं। तो खैर ये आप करते हो, उसके ऊपर फिर आप ऊपर वाले एंड्स पे यूरेटर लगा देते हो, जिस तरह यहाँ लगाई हुई है, और यहाँ लगाई नहीं हुई, सॉरी। ऊपर वाले एंड्स पे यूरेटर्स लगा देते हो, नीचे वाले एंड पे यूरेथ्रा लगा देते हो। तो ये आपके पास ये टेक्निक रहती है। तीसरा तरीका ये होता है कि आप यूरिटेरोसिग्मोइडोस्टोमी, मतलब यूरेटर को सिग्मोइड कोलोन के अंदर साथ जोड़ दो बस। वहीं से सिग्मोइड कोलोन में फीकल मैटर बढ़ा है और वहीं में यूरिन जा रहा है। तो ये एक टेक्निक होती है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इतनी
अच्छी चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, रिफ्लक्स ऑफ यूरिन होगा एक तो, मतलब जो यूरिन जाएगा ना अंदर, वो कंटामिनेट होके वो वापस आ सकते हैं और फिर यूटिआइज़ होंगे बहुत ज़्यादा, पायलोनेफ्राइटिस होगा बार-बार। दूसरा क्या हो सकता है कि हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ये क्या चीज़ है कि जो आपका यूरिन जाएगा ना, उसमें तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। न्यूट्रिएंट्स नहीं, मतलब ये मिनरल्स वगैरह होते हैं, क्लोराइड होता है, और एच प्लस होता है, सोडियम होता है, तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। और जब क्लोन में जाती है ना, ये तो वहाँ से हो जाती है इनकी रीअब्ज़ॉर्प्शन, बेसिकली क्लोराइड और यूरिया की। और वो क्लोराइड आके हाइपरक्लोरीमिया कराता है और यूरिया यूरिक एसिड, मतलब उसके थ्रू एसिड ज़्यादा करवाते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट इस बंदे को हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। और आपको पता है, जब कोलोन में जो जा रहा है यूरिन, अब कोलोन इसके लिए नहीं बनी, तो वो इरिटेट भी कर सकता है कोलोन को, और लॉन्ग टर्म में उधर कैंसर भी हो सकता है कोलोन का। लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। देखो, अगर बंदा है 70 साल का, तो लाइक क्या ही हो जाएगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करें, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये है कि जब आपके काबू में यूरिन नहीं रहता, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है? वो अपने आप निकल जाता है, तो उसे कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसी तरह फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है कि जब आप नहीं कंट्रोल कर पाते। तो इसमें क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन वैसे अगर आपने अ, याद करनी हो ना, वैसे एक मैंने निमोनिक बनाया था, मस्ट फ्लो, ठीक है? मस्ट फ्लो। तो मिक्स्ड है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, ट्रू है, स्ट्रेस है, ठीक है? और ओवरफ्लो, फ्लो वाली आ गई आखिरी। तो ये अपने पास है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपने पास आ गई काज़ेज़, बाद में देखेंगे। सबसे पहले आ गई ट्रू इनकॉन्टिनेंस। ट्रू इनकॉन्टिनेंस ये है कि एक्चुअली में कोई मसला है कि आपके पास लैक ही नहीं है सॉरी, कंट्रोल ही नहीं है मैच्योरेशन के लिए। और इसमें आपको मैं बताऊँ तो, मतलब ये आप देखो, जैसे वेजिको वजाइनल फिस्टूला, अब इसमें आपके पास कंट्रोल ही नहीं है ना, फिस्टूला है, वहाँ से आप कुछ स्फिंक्टर ही नहीं है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? और इसी तरह आप कह लो एक्टोपिक यूरेटर, यूरेटर निकल ही बाहर रहा है, मतलब वो कहीं और जगह पे लग रहा है, लेट्स सपोज़ यूरेथ्रल स्फिंक्टर के आगे लग रहा है, तो अब कंट्रोल ही नहीं है इसमें, तो मतलब ये ट्रू इनकॉन्टिनेंस है ना। फिर अपने पास आ जाती है डेट्रोजन इंस्टेबिलिटी या ओवर एक्टिव ब्लैडर। ये क्या चीज़ है? इसमें ना समहाउ, अभी तो फिलहाल समझो कि समहाउ क्या हुआ कि जो ब्लैडर है ना, वो ओवर एक्टिव हो गया। खास चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ओवर एक्टिव हो गया तो ये है कि बार-बार ना ऐसे ही बस, अभी फ़ील भी नहीं हुआ होगा सही तरह, और ऐसे ही बस कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ज़ोर से। तो ये तो इस बंदे को ना बार-बार इसको अर्ज होगी, बार-बार कह लो कि अर्ज इनकंटीन्यूअस होगी। बार-बार इसको यूरिन आएगा, फ़ौरन हाई प्रेशर अचानक से बहुत अर्जा होगी, और वो समटाइम्स वॉशरूम पहुँचने से पहले ही यूरिनेट कर देगा, वॉइड कर देगा। तो इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जो कि डिट्रोजल इंस्टेबिलिटी या फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से होती है। काज़ेज़ डिस्कस करें तो पहला आ गया एक न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शंस, मतलब कि कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है, जिस तरह के पार्किंसन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, उसमें ब्लैडर ऐसा करना शुरू कर देता है। दूसरा ये हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो उसमें ये सीन है कि लेट्स सपोज़ ये ब्लैडर था हमारा, ठीक है? ये तो ठीक था, लेकिन आगे इसके कोई आ गई ऑब्स्ट्रक्शन। अब एज़ अ रिज़ल्ट ये ब्लैडर नॉर्मली क्या करता रहेगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए ज़ोर लगाएगा कॉन्स्टेंटली, काफ़ी अरसे से ज़ोर लगाता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? फिर ये जो आपको जो अर्ज इनकंटीन्यूअस काज़ करवाएगा, तो इस तरह होगा। तीसरी एक चीज़ आ सकती है कि इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन हो, लेट्स सपोज़ कि कोई किस्म का सिस्टाइटिस है, लेट्स सपोज़, उसमें भी हो सकता है अर्ज इनकंटीन्यूअस के। उसमें ये होगा कि अ, वो इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन होगी, तो ब्लैडर इस तरह ना अचानक से बस कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो यूरिन कंट्रोल नहीं होगा, फ़ौरन पास आउट हो जाएगा। फिर अपने पास इसकी ट्रीटमेंट आ गई। ट्रीटमेंट अब कहते पहले आती है बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस की, उसमें आप पेशेंट को कहते हो कि भई आप थोड़ा ना ब्लैडर ट्रेनिंग करवाओ, कि मतलब थोड़ा गैप दो। ये नहीं है कि जब भी आए आपने भाग जाना है, कि उसमें अपने थोड़ा कंट्रोल करें जितना हो सके, फिर आपने जाना है। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ब्लैडर आदी होगा कि भई ये तो जाता ही नहीं है, तो मैं क्या ऐसे ज़ोर करता रहता हूँ। तो शायद वो इस तरह ठीक हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि आप कुछ अपना डाइट की मॉडिफिकेशंस करो, कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस छोड़ दो, फ़िज़ी ड्रिंक्स छोड़ दो, ये ना यूरिन ज ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन करवाती है। हर 2 से 3 घंटों बाद वॉइड कर लो जाके खुद ही, और मगरिब के बाद है ना, पानी ज़्यादा ना पियो, ठीक है? फिर कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ऑक्सीब्यूटेनिन और टोल्टाइडोन, एंटी मस्कारिनिक्स है, ये हम लोग देते हैं, साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, डेक्स्ट्रोमेथ्रिन है। और अगर कोई काज़ है लाइक स्टोन्स वगैरह जो कि इरिटेट करे, तो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको रिमूव कर देते हो आप। और बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हो इंट्रावेसिकल, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देता इसको। फिर अपने पास आ गया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये होता है कि जब भी एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो
कुछ ड्रिबल कर जाते हैं और ये फीमेल्स में आपने देखा होगा ख़ास तौर पे जो कि जिनकी डिलीवरीज़ हो ना 2-3 मतलब मल्टीपैरिटी हो जिनमें, उनमें आप ये चीज़ देखी होगी बड़ी कॉमन है। और इसमें ये होता है कि मतलब उनको जब वो स्ट्रेन करेंगी, हँसे ज़्यादा ज़ोर से हँसेंगी, खाँसी करेंगी या छींक आएगी उन्हें, तो उसमें वो ड्रिबल कर जाएगा और रीज़न आप खुद समझदार हैं। मल्टीपैरिटी में क्या रीज़न हो सकती है कि उनका जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक हो चुका होता है। एज़ अ रिज़ल्ट वो फिर कंट्रोल स्फिंक्टर इतना कह लो कि मज़बूत नहीं रहता। तो एज़ अ रिज़ल्ट ये मसला आता है। तो इसमें आपने मैनेजमेंट क्या करानी है, आपने एक तो बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन आपको मैंने बता दी, कीगल एक्सरसाइज़ेज़ करवानी है, पेल्विक फ्लोर को मज़बूत करवाना है। दूसरा ये है कि वजाइनल कोन्स या पेस्ट्रीज़ वगैरह रखवाते हैं, ये भी इसमें हेल्पफुल होती है। और नहीं अगर इनसे हो रहा है तो कुछ सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसमें ट्रांस वजाइनल टेप्स हैं या फिर कुछ और प्रोसीजर्स हैं, पेरी इंजेक्शन है, तो ये कुछ चीज़ें अपने पास। आखिरी आ गया ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ये है कि ब्लैडर लेट्स सपोज़ ब्लैडर को कोई ऐसा सदमा लगा है कि उसने भूल गया कि कॉन्ट्रैक्ट करना, वो काज़ेज़ देखते हैं बाद में। तो उसमें कोई ऐसा उसको मसला बना कि वो उसने छोड़ दिया। क्योंकि क मसल वीक हो गया, डिटोज़न मसल वीक हो गया या तो एक ये रीज़न हो सकती है या ये रीज़न हो सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है आगे, कि वो पास ही नहीं कर पा रहा। मतलब उसे ओवरकम कर ही नहीं पा रहा ऑब्स्ट्रक्शन में, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ब्लैडर फ़िल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना ब्लैडर फ़िल, बहुत ज़्यादा ब्लैडर फ़िल हो जाएगा, तो उसकी वजह से ना चलते-फिरते कुछ कतरे ड्रिबल कर जाया करेंगे, हल्का-सा फिर आ जाया करेगा यूरिन। तो बस ये सीन होगा। हर वक़्त ब्लैडर इनका फ़िल रहेगा और बीच में कभी-कभी थोड़े बहुत कतरे निकलते जाया करेंगे। जिसे कहते हैं ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस। ठीक है? अब हम लोग या आई गेस सारा मैंने समझा दिया है। इसमें ये है कि आपको ब्लैडर डिस्टेंट मिलेगा जब आप एग्ज़ामिनेशन करोगे ना और अल्ट्रासाउंड पे आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हो। फिर अपने पास आ गया न्यूरोपैथिक ब्लैडर या स्पाइनल ब्लैडर इसे कहते हैं कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो ब्लैडर का कोई भी, उसकी कोई भी मतलब नर्व्स का इश्यू बने, कोई भी ब्लैडर का और किसी भी किस्म का उसको मसला हो तो उसे कहते हैं न्यूरोपैथिक ब्लैडर, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है? या इसको न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर भी कहते हैं। तो न्यूरोपैथिक ब्लैडर में आगे देखें टाइप्स आती हैं। आगे टाइप्स क्या आती हैं कि एक अपने पास आता है स्पास्टिक ब्लैडर और एक अपने पास आता है फ्लैसिड ब्लैडर। अगर तो है अपर मोटर न्यूरॉन लियन, तो आप कुछ समझदार हैं जब अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगी ना तो जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ब्लैडर ज़्यादा ऐसे हाइपर रिफ्लेक्सिव ब्लैडर होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। जो कि हमने क किसमें देखा था? डिट्रोजन इंस्टेबिलिटी में फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो कि क्या कॉज़ कर रहा था? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन लियन में अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी। और अपर मोटर न्यूरॉन लियन कब होगा जब T12 से ऊपर चोट लगी हो। किसी कमरे में ना T12 से ऊपर चोट लगी है तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगी ब्लैडर की। हाइपर रिफ्लेक्सिव ब्लैडर होगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो मतलब कि आप कह लो कि पेल्विक जो एरिया है ना, पेल्विस में जो सैक्रम है S1, S2, S3 यहाँ से जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकल रहे होते हैं इसके ब्लैडर के। जो कि वो ड्रोज़र मसल को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करवाते हैं। तो अगर वो उनका डैमेज हो गया, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो गया, तो अब तो ब्लैडर की सप्लाई ही कट गई। अब ब्लैडर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था उसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में कि ब्लैडर ढीला-ढाला होके बस ऐसे बैठ जाएगा, हाथ छोड़ के, ठीक है? और फिर इसमें वही क्या होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगी। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगी कि मतलब वो एटोनिक ब्लैडर होगा, फिल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा नहीं। तो बस खुद ही जो कतरे 2-4 कतरे हुए, फिर थोड़ा-सा यूरिन पास होता रहेगा, अदरवाइज़ ब्लैडर नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फिर अपने पास अगर क्लिनिकल फीचर्स ये मिक्स लिखे हुए हैं दोनों के आपने देख लेने हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है? ट्रीटमेंट इन केसेज़ में क्या है कि आप क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइज़ेशन करो। इसमें ये होता है कि आप नाल्टन लेते हो क्लीन नहीं, कैथेटर लेते हो तो उसको उससे ना खुद को कैथेटराइज़ करके यूरिन पास करवाते हो आफ्टर रिपीट सम आवर्स लाइक 3 टू 4 आवर्स रिपीटेडली आप करते हो और तो अगर आप पेशेंट अनविलिंग हो गए कि मैं नहीं ऐसे कर सकता बार-बार खुद को कैथेटराइज़ करना, तो ऐसे में ये है कि उनको सुप्राप्यूबिक कैथेटराइज़ेशन करनी पड़ती कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। लेकिन देखिए ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, आपने एक सुराख करवा लिया पेट में ना, तो उसमें भी ये है कि वो फिर इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, फिस्चुला वगैरह बन सकते हैं, तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और दूसरा ये कि जो अगर यूटीआईज़ भी होंगे, अब बार-बार कैथेटराइज़ कर रहा है, वो क्लीन मेजर्स मतलब हाइजीनिक मेजर्स नहीं ले रहा, तो बार-बार वो यूटीआईज़ हो सकते हैं उस बंदे को। तो ऐसे में फिर आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती हैं। ठीक है? तो ये गालिबन अपना चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है? चलें जी।